वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सुबह 11:30 बजे के इस 50 मिनट्सों में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह 11:30 बजे इस सीरीज में हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर बातचीत करते हैं, और बातचीत का उद्देश्य यही है कि आपके भीतर पॉलिटी की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। प्रश्नों के माध्यम से आप पुराना रिवीजन कर सकें जो आपने थ्योरी क्लासेस के दौरान पढ़ा है, आपकी प्रैक्टिस हो सके, यही मेरा ऑब्जेक्टिव होता है। आप यदि किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, तो ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके थ्रू आपकी प्रैक्टिस होती है, एज वेल एज बहुत सारी बातें जो आने वाले एग्जाम के लिए रेलेवेंट हैं वो आप सीख पाते हैं। थ्योरी क्लासेस के दौरान जो बातें आपने पढ़ी हैं उसका भी रिवीजन हो पाता है। तो शुरू किया जाए, तैयार है? चलिए, वेरी गुड। तो देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि स्टेटमेंट वाले जो सवाल होते हैं उनको ध्यान से पढ़ना होता है, और ध्यान से पढ़ के प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करनी है। तुरंत जज्बाती होकर तेजी में जवाब देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है? लिखा है कि राज्यपाल के कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। ठीक है, सबसे पहला, राज्यपाल की सेवा शर्तें और भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर कैन नॉट बी डिक्रीज्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। अगला लिखा हुआ है कि जब एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो भत्तों का भुगतान पूरी तरीके से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ये है, और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, यानी कौन सा करेक्ट है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो देखो, पहला स्टेटमेंट तो आप समझिएगा कि राज्यपाल की यदि आप वेतन भत्तों की बात करें तो पद के दौरान नहीं कम किए जा सकते। इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि उनकी स्वतंत्रता को मेंटेन करना। पद इवन फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान भी, वित्तीय आपातकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के वेतन भत्ते कम किए जा सकते हैं, लेकिन राज्यपाल के वेतन भत्ते कम नहीं किए जा सकते। राज्यपाल और राष्ट्रपति के वेतन भत्तों को टर्म के दौरान, कार्यकाल के दौरान किसी भी कीमत पर कम नहीं किया जा सकता है। कुछ अन्य बातें हैं राज्यपाल से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप समझिए जरा सा। देखिए, गवर्नर कौन है? ये प्रांतों का संवैधानिक प्रमुख होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द प्रोविंस है गवर्नर। पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नर की भूमिका भी एक नॉमिनल हेड की होती है, नाम मात्र की प्रमुख की होती है। ऐसा कार्य जो इसे अपने विवेक से करना है, विवेक इसका बेटा नहीं है ना, विवेक सर है ना। विवेक का मतलब जो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से फ्री होकर करता है। ऐसा कार्य जो राज्यपाल को अपने डिस्क्रेशन से करना है, अपने विवेक से करना है, उसको छोड़कर बाकी सारे कार्य किसकी सलाह पर करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करेगा, यानी मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। और मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। तो यानी प्रांतों में अगर आप रियल पावर की बात करें तो प्रांतों में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री है। प्रांतों में वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? मुख्यमंत्री के पास होती है, यानी सीएम के पास होती हैं। ठीक है, गवर्नर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन, जैसे 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या डील कर रहा है? आर्टिकल 153 कह रहा है कि देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन इसमें 7th अमेंडमेंट हुआ, 7वां संविधान संशोधन। और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि भाई, एक राज्यपाल के पास एक से अधिक राज्यों का प्रभार हो सकता है, यानी गवर्नर के पास एक से अधिक राज्यों का प्रभार हो सकता है, एक से अधिक राज्यों का चार्ज राज्यपाल के पास हो सकता है। सवाल यह है कि अगर राज्यपाल के पास एक से अधिक राज्यों का प्रभार होगा तो उन्हें वेतन कौन देगा? तो जितने राज्यों का प्रभार है सब वेतन देंगे। किस रेशियो में देंगे इसे प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। किस अनुपात में देंगे इसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 154 कहता है कि भाई, जो प्रांतों की कार्यपालिका शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, स्टेट का अर्थ यहाँ प्रांत है, तो प्रांतों की जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होंगी, और राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। किसकी सलाह पर करेगा? तो जाहिर सी बात है कि डिस्क्रेशनरी पावर छोड़कर, विवेक की शक्ति छोड़कर, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री है। आर्टिकल 155 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डीलिंग अबाउट द अपॉइंटमेंट। राज्यपाल इलेक्ट नहीं होता। हालांकि संविधान का जो पहला मसौदा प्रस्तुत किया था BN राव साहब ने, उसमें उन्होंने ये लिखा था कि राज्यपाल का चुनाव हो, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है, राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख है। ऐसे में चुनकर ले आना, पैसा खर्च करना, एनर्जी खर्च करना, रिसोर्सेज वेस्ट करना कहाँ तक उचित है? इसीलिए राज्यपाल
नॉमिनल हेड है और मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल का टकराव न हो चुने जाने पर, इसीलिए राज्यपाल अपॉइंट होकर आता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है अंडर आर्टिकल 155 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, यानी राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा हो रही है, ये यूनिटरी फीचर है, ये एकात्मक लक्षण है। ठीक है, क्योंकि इसमें केंद्र मजबूत हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करता है, राष्ट्रपति करता है, यानी राष्ट्रपति जिसे चाहेगा वो राज्य का राज्यपाल बनता है। तो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति राज्यपाल की जाती है, तो ऐसे में कभी कभी राज्यपाल की भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि भाई राज्यपाल सेंटर की तरफ बायस्ड होकर डिसीजन लेता है, सेंटर की तरफ पक्षपाती होकर निर्णय लेता है। राज्यपाल एक पॉलिटिकल व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है, तो इस बात के भी आरोप कभी कभी राज्यपाल के ऊपर लगते हैं कि वो पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, तो पॉलिटिकली बायस्ड होकर डिसीजन ले रहा है जिस पॉलिटिकल पार्टी के प्रति उसका रुझान है। ऐसे भी आरोप राज्यपाल को लेकर लगते हैं। इसीलिए देखो सरकारिया का कमीशन ने कहा है कि भाई राज्यपाल नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए, राज्यपाल की नियुक्ति में चीफ मिनिस्टर की भी रिकमेंडेशन होनी चाहिए, हालांकि ऐसा होता नहीं है अभी, है ना। आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके टर्म की बात करता है, 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन उस 5 साल के कार्यकाल के साथ साथ ये प्रसाद पर्यंत का पद है, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे पोस्ट होल्ड करता है, कभी भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, कभी भी राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी राज्यपाल से संबंधित जो जनरली आपके यहाँ एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो आइए सवाल पर फिर से आते हैं। सवाल देखिए आपका क्या कह रहा है। सवाल है कि राज्यपाल की सेवा शर्तें और भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो भत्तों का भुगतान पूरी तरीके से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, राज्य करेंगे लेकिन किस रेशियो में करेंगे इसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है। आगे आते हैं। लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ। दल बदल विरोधी कानून जो कि 10वीं अनुसूची में है, उसके संबंध में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ठीक है, लिखा है किसी सदन का मनोनीत सदस्य अयोग्य हो जाता है यदि वह अपनी सीट ग्रहण करने की तारीख से 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है। नॉमिनेटेड मेंबर की बात की जा रही है कि नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, ठीक है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है कि अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय जुडिशियल रिव्यू के लिए खुला है, यानी जो ये स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन लेता है उसका जेआर हो सकता है, जेआर हो सकता है यानी उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इस बात का ध्यान आपको देना है कि जेआर होता है, हो सकता है यानी उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। किस बात का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, यानी जो ये अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय है इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, यानी इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो यहाँ एक बात समझिए, दल बदल कानून से रिलेटेड बातें हैं, तो कुछ बातें जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट हैं, जरूरी हैं, वो आप समझ लीजिए। हमारे भारत देश में दल बदल कानून क्यों आया, सबसे पहली बात तो ये, तो लोग राजनीतिक स्वार्थ के चक्कर में दल बदलते थे, है ना। राजनीतिक स्वार्थ के चक्कर में दल बदलते थे, पता चला दूसरी पार्टी ने उन्हें लालच दिया कि हमारी पार्टी में आ जाओ, तुमको हम सिंगापुर में घर देंगे, तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे, 5 करोड़ दे देंगे। ठीक है, दूसरी पार्टी में चले जाते थे अपने स्वार्थ के चक्कर में पॉलिटिकल करप्शन बढ़ता था, राजनीतिक स्वार्थ बढ़ता था, दल बदल की संभावनाएं होती थी। और आप जानते हैं देश में संसदीय प्रणाली है, अगर दल बदला जाएगा तो सरकार भी गिर सकती है, और सरकार अगर गिरेगी तो देश में पॉलिसी पैरालिसिस आता है। संसदीय प्रणाली का ये डिमेरिट होता है कि यहाँ सरकार गिर जाती है कभी भी, और इससे नीतियों का क्रियान्वयन प्रभावित होता है। हालांकि सरकार का गिरना, टेम्पोररीनेस ऑफ द गवर्नमेंट, कभी भी सरकार का गिरना ये संसदीय प्रणाली का लाभ और हानि दोनों है। कभी भी किसी भी समय सरकार का गिरना ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का मेरिट भी है, डिमेरिट भी है। मेरिट इसलिए है क्योंकि कभी भी सरकार गिर जाएगी ये बात सरकार को पता है, तो इससे गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी। सरकार को ये बात पता है कि भाई लोकसभा में उसे मेजोरिटी हमेशा रखनी है, इससे जिम्मेवार होंगे, वो जनता के प्रति कमिटेड होंगे। और कभी भी सरकार गिर जाती है, डिमेरिट इसलिए है क्योंकि भाई गिर जाएगी तो पॉलिसी पैरालिसिस आएगा, नीतियों का, योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित होगा। इसीलिए कहा जाता है कि टेम्पोररीनेस ऑफ द गवर्नमेंट यानी सरकार की अस्थिरता संसदीय प्रणाली का लाभ और हानि दोनों होता है। तो दल बदल की वजह से सरकार गिरती थी तो सरकार में अस्थिरता आती थी, तो गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी लाने के लिए, यानी सरकार में क्या लाने के लिए, सरकार में स्थिरता लाने के लिए, ये जो आपका पॉलिटिकल करप्शन है यानी राजनीतिक भ्रष्टाचार है, ठीक है, पॉलिटिकल करप्शन यानी राजनीतिक भ्रष्टाचार, इस राजनीतिक भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, सरकार में स्टेबिलिटी लाने के लिए,
दल बदल जो आप राजनीतिक स्वार्थ के चक्कर में राजनीतिक स्वार्थ के चक्कर में जो दल बदल कर रहे हैं, तो दल बदल को रिड्यूस करने के लिए, है ना, इनको रोकने के लिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा 10th शेड्यूल जोड़ी गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और एक लॉ इंट्रोड्यूस किया गया जो था आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल कानून। दल बदल कानून दल बदलने पर अयोग्यता के आधार बताता है। कुछ ऐसे आधार हैं दल बदल के मामले में जब आप अयोग्य हो जाएंगे। आप मतलब एमपी और एमएलए, यानी विधायक, सांसद, संसद के सदस्य और राज्य विधानमंडल के सदस्य। कौन से ऐसे आधार हैं? तो 4 मुख्य आधार हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी सदस्य है, चाहे वो राज्य विधानसभा का सदस्य हो, विधान परिषद का, या लोकसभा राज्यसभा का, ठीक है, अगर ये लेजिस्लेटर है यानी मेंबर है, तो कोई भी किसी सदन का सदस्य जिस पार्टी से संबंधित है, अपनी पार्टी को स्वेच्छा से छोड़ रहा है, पार्टी को स्वेच्छा से क्या कर रहा है? स्वेच्छा से छोड़ रहा है, तो ऐसे में ये दल बदल कानून के तहत अयोग्य हो सकता है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अयोग्य हो सकता है सदस्य अगर पार्टी को स्वेच्छा से छोड़े। तो पहला आधार ये है। दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो निर्दलीय होते हैं। ठीक है, ये निर्दलीय नहीं है, ये पार्टी का ही मेंबर है, ये पार्टी से ही जुड़ा हुआ है, और पार्टी का तो सदस्य है ही है, साथ ही साथ ये संसद का भी सदस्य है। लेकिन कुछ लोग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। आप जानते हैं कि भारत देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है। ठीक है, दल तो दल, निर्दल भी हैं, निर्दल छोड़ो कटवा भी हैं। कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं कि वो सामने वाले को वोट काट लें। तो निर्दलीय अगर पार्टी ज्वाइन कर ले, है ना, निर्दलीय अगर क्या करते हैं, पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो ये भी अयोग्य होंगे। दूसरा पॉइंट। तीसरा ये है कि नॉमिनेटेड, यानी जो मनोनीत सदस्य होते हैं आपके, मनोनीत सदस्य 6 महीने बाद अगर पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो ये भी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई होंगे। और चौथा पॉइंट होता है कि अगर कोई विप का वायलेशन करे। विप मतलब समझते हैं? विप का मतलब एक तरीके से क्लास मॉनिटर होता था जैसे, तो वैसे संसद में प्रत्येक पार्टी के सदस्यों के बीच से ही एक व्यक्ति होता है जो सदस्यों को पार्टी डिसिप्लिन फॉलो कराता है, पार्टी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कराता है। यानी जैसे मान लीजिए कि मेरी एक पार्टी है और मेरी पार्टी के 10 लोग लोकसभा में जीत के गए हैं, और उन 10 लोगों में से मैंने एक आदमी को सचेतक बना दिया। अब वो जो सचेतक है वो इस बात को सुनिश्चित करेगा कि मेरी पार्टी चाहती है कि इस बिल के पक्ष में मतदान करना है या विपक्ष में मतदान करना है, ये विप के माध्यम से, सचेतक के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। अब पता चला विप जारी हुआ कि ये जो रिसेंट बिल आया है इसके पॉजिटिव में वोट करो, और मेंबर गए बोले अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए नेगेटिव में वोट कर ले गए, तो ऐसे में वो डिस्क्वालीफाई होंगे। तो ये 4 ऐसे आधार हैं जब दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराया जाता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, ध्यान रखना दल बदल कानून के। स्पीकर एक्सेप्शन है, ठीक है, स्पीकर के ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी बात, अगर पार्टी के 2/3 सदस्य, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी के 12 लोग लोकसभा में हैं, ठीक है, तो 12 गुणे 2/3 कितना हुआ? 8, है ना। मेरी पार्टी के 12 लोग लोकसभा में हैं, अगर 8 लोग किसी दूसरी पार्टी में मर्जर कर लेते हैं, 2/3 मेंबर जाते हैं, 8 लोग किसी दूसरी पार्टी में मर्जर कर लेते हैं, तो वहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है, वहां दल बदल कानून प्रभावी नहीं होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगली बात यहां पर कि दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो उसका डिसीजन कौन लेगा? तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इस पर अक्सर सवाल गलत हो जाता है कि यूनियन में अगर दल बदल कानून के तहत, यूनियन में यानी संसद का अगर कोई सदस्य एमपी है, तो एमपी अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई हो रहा है, एमपी को अगर अयोग्य ठहराया जा रहा है, किस आधार पर? दल बदल कानून के तहत, तो भाई स्पीकर, चेयरमैन इसका डिसीजन लेते हैं, यानी सभापति या अध्यक्ष, यानी लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन। ठीक है, राज्यों की यदि आप बात करें, एमएलए एमएलसी हैं और ये डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, तो यहाँ भी यही है कि राज्यों में जो स्पीकर, चेयरमैन है, विधानसभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति निर्णय लेते हैं। तो ये सिर्फ एंटी डिफेक्शन लॉ के केस में होता है। एंटी डिफेक्शन लॉ के अलावा बाकी किसी भी केस में, ध्यान रखिएगा इस बात का, एंटी डिफेक्शन लॉ के अलावा बाकी किसी भी केस में अगर अयोग्य ठहराया जाता है सांसदों को, तो निर्णय राष्ट्रपति लेता है और उस पर परामर्श देता है इलेक्शन कमीशन।
राज्यों में निर्णय राज्यपाल लेता है और उस पर परामर्श देता है कौन? इलेक्शन कमीशन। क्लियर है बात? चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। अब आइए सवाल पर सवाल देखिए। सवाल आपका देखिए क्या कह रहा है कि दल बदल किसी सदन का सदस्य मनोनीत है अगर, और अयोग्य हो जाएगा अगर 6 महीने समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है। ठीक लिखा है। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, जी हाँ, दल बदल कानून के आधार पर अगर स्पीकर चेयरमैन ने डिसीजन लिया है तो उसका जेआर हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये कियोतो होलाहन केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, तो इसमें दो के दोनों क्या हो जाएंगे आपके? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट पर आया जाए। चलिए, अगला सवाल आपका लिखा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो प्रकृति में गैर न्यायोचित हैं। ठीक है, यानी उनका नेचर जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है, ये लिखा हुआ है। सेकंड लिखा है मौलिक अधिकारों को हमेशा बिना किसी अपवाद के सभी डीपीएसपी पर पूर्ण कानूनी सर्वोच्चता है। फंडामेंटल राइट पर को हमेशा बिना किसी अपवाद के सभी डीपीएसपी पर पूर्ण कानूनी सर्वोच्चता है, यानी फंडामेंटल राइट को हमेशा डीपीएसपी पर प्रायोरिटी मिलेगा, है ना? फंडामेंटल राइट को हमेशा डीपीएसपी पर प्रायोरिटी मिलेगा। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में विवाद आपने पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट है। तो देखो, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मेरी बातें आप ध्यान से सुनिएगा। जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो एक नहीं, कम से कम 10-20 सवाल आपका क्लियर करेंगी। सवाल जिस भी चीज़ से रिलेटेड है मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कुछ लोग को बहुत चुलबुली मची रहती है, अरे सर प्रैक्टिस ज़्यादा कराइए। अरे भाई, बोल तो रहा हूँ मैं लगातार, और जो मैं लगातार बोल रहा हूँ वो सब एग्जाम के लिए ज़रूरी है ना। अगर मैंने पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ बताया तो रिवीजन हुआ ना। अगर उससे रिलेटेड घुमा के सवाल पूछा जाएगा तो आप कर ले जाएंगे ना। तो कुछ लोग को लगता है कि नहीं सर, 50 मिनट में 50 सवाल जब तक नहीं करा देंगे प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, पढ़ के तो हम आए ही हैं। मुझसे नहीं हो पाता भाई। मैं जब तक हर डायमेंशंस बता नहीं लेता तब तक मुझे खुद चुलबुली मची रहती है। तो आप अपनी चुलबुलियां तो दूर करिए, या तो मैं तो दूर नहीं कर पाऊंगा, है ना? तो आपको दूर करना पड़ेगा कि व्याख्या सुननी पड़ेगी। व्याख्या जरूरी है मेरे हिसाब से। बिना चीज़ों को चारों तरफ से बताए, हर डायमेंशंस को क्लियर किए नहीं करना चाहिए। ठीक है, सवाल कराने का मतलब ये नहीं है कि केवीसी खिलवाना, ए पहले का है दूसरे का ये बताते हुए चले जाना, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। राइट, चलो। तो यहाँ एक बात समझिए, डीपीएसपी से रिलेटेड सवाल है। तो पहली बात तो भारतीय संविधान निर्माताओं में से सदस्य न रहते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक संवैधानिक सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे संविधान सभा के, जिनका नाम था बीएन राव साहब। ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बीएन राव साहब, वेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार क्या नाम था? वेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, इन्होंने क्या किया था बीएन राव साहब ने? तो बीएन राव साहब ने, यानी संवैधानिक सलाहकार वेनेगल नरसिंह राव साहब ने अधिकारों को 2 वर्गों में बांटने की सलाह दी थी। राइट्स को 2 पार्ट में, कितने पार्ट में मेरे भाई? राइट्स को 2 पार्ट में बांटने की सलाह दी थी, यानी अधिकारों को 2 भाग में बांटने की सलाह इन्होंने दी थी। ठीक है, कौन कौन 2 पार्ट में बांटने की सलाह दी थी? एक गारंटीड, यानी जिन पर गारंटी दी जाए, ऐसी बातें जिनके लिए हमारे पास रिसोर्सेज थे, जिनके लिए हमारे पास संसाधन थे, जो व्यक्ति के इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी थे, उनको हमने गारंटीड राइट्स में रखा और उन्हें फंडामेंटल राइट के नाम से जाना गया। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो जरूरी थे, वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए जरूरी थे, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जरूरी थे, लेकिन इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि उन पर गारंटी दे सकें। उन्हें नॉन गारंटीड राइट्स में रखा गया। कैसे रखा गया उन्हें? उन्हें नॉन गारंटीड राइट्स में रखा गया, यानी नॉन गारंटीड अधिकारों में उन्हें रखा गया, नॉन गारंटीड राइट्स में उन्हें रखा गया। ठीक है, और उन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी उन्हें डीपीएसपी के नाम से जाना गया। डीपीएसपी के नाम से जाना गया मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना गया। ठीक है, और ये संविधान के भाग 4 में रखे गए, ये संविधान के भाग 3 में रखे गए। तो डीपीएसपी से रिलेटेड सवाल है आपका। तो पहली बात तो डीपीएसपी से रिलेटेड कुछ फीचर जानने से पहले इन दोनों का झगड़ा सुलझा देते हैं। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से रिलेटेड अगर विवाद उत्पन्न हुआ कि कौन बड़ा, ये बड़ा कि ये बड़ा, ठीक है,
तो शुरुआत में तो सुप्रीम कोर्ट का रुख था कि फंडामेंटल राइट को प्रायोरिटी मिलेगी डीपीएसपी पर, लेकिन एक केस आया जिसमें पूरा कंक्लूजन निकल के आया। तो पूरी कहानी तो मैं बता नहीं सकता, आधे घंटे की कहानी है वो। हाँ, बस ये है कि एक कंक्लूजन सुन लो। मिनर्वा मिल केस 1980 में कंक्लूजन आया कि भाई फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं। फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, दोनों में किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं है, दोनों में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो ये तो प्रश्न ही समाप्त हो जाता है कि कोई विवाद है, ठीक है। अगली बात कि आर्टिकल 39 बी और आर्टिकल 39 सी, ठीक है, इन दोनों को लागू करने के लिए 14 और 19 का उल्लंघन किया जा सकता है, ठीक है। तो सारा डीपीएसपी नहीं, सिर्फ 39 बी और 39 सी को मौलिक अधिकार पर वरीयता दी गई। 39 बी और 39 सी को लागू करने के लिए 14 और 19 का उल्लंघन किया जा सकता है। ये एक एक्सेप्शन है जो आर्टिकल 31 सी में ये अपवाद लिखा हुआ है, ठीक। तो ये तो विवाद का कंक्लूजन है, ये ध्यान रखना। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपका ये सवाल का लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकारों को हमेशा बिना किसी एक्सेप्शन के डीपीएसपी पर पूर्ण कानूनी सर्वोच्चता, गलत हो जाएगा। हमेशा लिखा है ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि 39 बी एंड 39 सी इज ग्रेटर देन आर्टिकल 14 एंड 19, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। गैर न्यायोचित है, गैर न्यायोचित का क्या मतलब होता है भाई? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉट इनफोर्सिएबल है, मतलब इन्हें कोर्ट में जाके आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर इसमें लिखा है कि रोज सुबह सो के उठोगे तो आपको रसगुल्ला मिलेगा, ठीक है, और रसगुल्ला आपको नहीं मिल रहा है तो आप टिंग 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 करके कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। यानी डीपीएसपी नॉट बाइंडिंग है। देखो समझना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है, इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू मेक अ वेलफेयर स्टेट। टू मेक अ वेलफेयर स्टेट यानी लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए राज्य को दिए गए कुछ निर्देश हैं। ये आदेशात्मक नेचर के नहीं है और निर्देशात्मक नेचर के हैं, यानी नॉट बाइंडिंग है। नॉट बाइंडिंग है यानी कि बाध्यकारी नहीं है। नॉन बाइंडिंग है, नॉन बाइंडिंग है मीन्स की बाध्यकारी नहीं है, ठीक है, निर्देशात्मक प्रकृति के हैं, पॉजिटिव इन नेचर हैं। पॉजिटिव इन नेचर है ना, पॉजिटिव इन नेचर। जैसे कि मान लो कि आपसे कहा जाए कि गरीब की मदद करो, तो चाहे आप गरीब की मदद करो चाहे ना करो। तो वैसे ही डीपीएसपी के जो प्रोविजन है इसी लहजे में लिखे गए हैं। उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य बनाना। कल्याणकारी राज्य मतलब जहां हर वर्ग का कल्याण हो, शोषित वंचित दबा कुचला पिछड़ा निर्धन असहाय भूत प्रेत सबका कल्याण हो। नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है या नॉन इन्फोर्सिएबल है, यानी कोर्ट में जाके इन्हें क्लेम नहीं कर सकते हैं। वाद योग्य नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायोचित नहीं है, एक ही चीज है। कोर्ट में जाके क्लेम नहीं कर सकते हैं। कहाँ से इंस्पायर्ड है? आयरलैंड से इंस्पायर्ड है, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक न्याय को स्थापित करना, लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, ये इनका प्रमुख क्या है? ऑब्जेक्टिव है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। अमेंड किए जा सकते हैं, हाँ, अनुच्छेद 368 के तहत, 368 के तहत अमेंड किए जा सकते हैं। स्वतः लागू हैं? जी नहीं। लागू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लागू करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। ये सामूहिक डेवलपमेंट, कलेक्टिव विकास को इंश्योर करने का काम करते हैं। इन्हें लागू करने के लिए लॉ बनाना पड़ता है, यानी कानून बनाना पड़ता है। तो यहाँ जो लिखा हुआ गैर न्यायोचित है ये सही हो जाएगा, लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा ये, स्टेटमेंट वन करेक्ट है, स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है, ठीक है। आई होप आप चीजों को समझ रहे होंगे। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल बड़ा अच्छा है। लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और कानून की उचित प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखा है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इवेलुएट्स बोथ द फेयरनेस ऑफ द प्रोसीजर एंड द जस्टिस इनहेरेंट विद इन द लॉ इटसेल्फ। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रक्रिया की निष्पक्षता और कानून के भीतर निहित न्याय दोनों का मूल्यांकन करती है। सेकंड लिखा हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली मेंशन द एक्सप्रेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 21। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत कानून की उचित प्रक्रिया का वाक्यांश का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। कानून के उचित प्रक्रिया का वाक्यांश का स्पष्ट रूप से क्या है? उल्लेख है, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा राइट स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है इसमें दोनों में से। तो ये बात
थोड़ा सा समझाने में मुझे समय लगेगा क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है ये आर्टिकल 21 का। तो थोड़ी देर मुझे सुनेंगे अगर आप 2-3 मिनट, तो चीज़ों को आप अच्छे से समझ जाएंगे, फिर जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए, आर्टिकल 21 अगर आपने पढ़ा हो तो आर्टिकल 21 क्या है? आपके राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करता है ना। आर्टिकल 21 आपके जीवन के अधिकार को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है ना। राइट टू लाइफ को संरक्षण देने का काम कर रहा है। राइट टू लाइफ को संरक्षण देने का काम कर रहा है, यानी जीवन के अधिकार को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है कौन? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है कि व्यक्ति, व्यक्ति मतलब देसी विदेशी दोनों, दोनों, ठीक है। व्यक्ति, पर्सन शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। किसी भी पर्सन को की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, है ना। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मीन्स लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसको अगर आप एक शब्द में देखें तो जीवन, है ना। हाँ, आपके शब्दों में जान, ठीक है। आपकी जान नहीं, हाँ मतलब जान की जान नहीं, जान, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन को तब तक नहीं छीना जा सकता, ठीक है, यानी ये जीवन तब तक नहीं छीन सकते। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तब तक नहीं छीन सकते जब तक प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ न हो। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ न हो मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया न हो। इसका क्या अर्थ है भाई? इसका अर्थ ये है कि कानून न हो, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया न हो मीन्स कि लॉ न हो। जीवन तब तक नहीं छीना जा सकता है किसी भी व्यक्ति का, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा, किसी भी व्यक्ति का जीवन, किसी भी व्यक्ति की लाइफ तब तक नहीं छीनी जा सकती जब तक प्रोसीजर ना हो, यानी जब तक कानून ना हो। यानी कहने का अर्थ ये है कि जीवन तभी छीना जाएगा जब लॉ है, कानून हो तभी छीना जा सकता है। अगर कानून नहीं है तो जीवन छीना नहीं जा सकता, कानून नहीं है तो राइट टू लाइफ किसी की नहीं छीनी जा सकती। तो यानी किसी की को फांसी लगानी है तो कानून में लिखा होना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो ये जीवन के अधिकार पर प्रोटेक्शन मिल रहा है आर्टिकल 21 में। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा गड़बड़ी नजर आती है कि कानून बनाने का अधिकार तो पार्लियामेंट को है, संसद को है, स्टेट लेजिस्लेचर को है, और कह रहे हैं कि कानून होगा तो छीन सकते हैं। तो संसद तो कोई भी कानून बना के देगी तो क्या करोगे? मनमानी वाला कानून बना दी तो एक थप्पड़ पे फांसी। अगर पार्लियामेंट ने कह दिया कि एक थप्पड़ पे फांसी, तो किसी ने एक थप्पड़ मार दिया उसको भी फांसी लग जाएगी, क्योंकि कानून में तो लिखा ही है। इसीलिए मेनका गांधी केस में आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, मेनका गांधी केस में अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सिर्फ प्रोसीजर होने से काम नहीं चलेगा, प्रोसीजर सिर्फ कानून होने से काम नहीं चलेगा। कानून कैसा होना चाहिए? कानून फेयर होना चाहिए, उचित होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और कानून फेयर होना चाहिए, इसको लीगल लैंग्वेज में कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है विधि द्वारा, विधि सम्यक प्रक्रिया। विधि सम्यक प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि भाई, विधि सम्यक प्रक्रिया मीन्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या विधि सम्यक प्रक्रिया का मतलब होता है कि कानून उचित होना चाहिए, ठीक है। तो यानी अगर किसी व्यक्ति के आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट गया टिंग टिंग करके, तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले क्या देखेगा कि प्रोसीजर है कि नहीं, यानी कानून है कि नहीं। कानून है, चलो ठीक है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ लॉ, सिर्फ कानून ही नहीं देखेगा, बल्कि कानून के पीछे की मंशा भी देखेगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी, है ना। क्योंकि मेनका गांधी केस में स्पष्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेगा जिस कानून से जीवन छीना जा रहा है वो कानून फेयर है कि नहीं, वो कानून निष्पक्ष है कि नहीं, वो कानून का इंटेंशन भी देखेगा। तो जब रिव्यू के दौरान कानून के पीछे की मंशा भी देखी जाती है तो दिस इज ड्यू प्रोसेस। जब कानून के पीछे की मंशा भी देखी जाती है दिस इज ड्यू प्रोसेस। अगर अब मंशा नहीं देखी जाती है तो ओनली प्रोसीजर। क्लियर बात? तो आइए देखते हैं यहां क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है कि प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फेयरनेस और प्रोसीजर यानी प्रक्रिया की निष्पक्षता और कानून के निहित न्याय दोनों का मूल्यांकन करती है। नहीं, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ सिर्फ प्रोसीजर है, सिर्फ प्रक्रिया, है ना। ये सिर्फ प्रक्रिया देखता है बस। ये सिद्धांत के तहत अगर आप कोर्ट गए तो कोर्ट से प्रोसीजर पर ध्यान देगा, राइट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कानून की उचित प्रक्रिया का वाक्यांश। अब देखो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात यहां पर हो रही है।
तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अस्पष्ट नहीं है। देखो, दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है एक्सप्लिसिट प्रोविजन। एक्सप्लिसिट प्रोविजन का मतलब यानी स्पष्ट प्रावधान, ऐसी चीजें जो संविधान में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही हैं, संविधान में लिखी हैं, आपकी आंखों से दिख रही हैं, चाहे वो बाद में लिखी गई चाहे पहले लिखी गई, उसे इम्प्लिसिट प्रोविजन कहते हैं, सॉरी एक्सप्लिसिट प्रोविजन कहते हैं। और ऐसी बातें जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्या के साथ लपेट दिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्या के साथ समाहित कर दिया है, उसे इम्प्लिसिट प्रोविजन कहते हैं, अंतर्निहित प्रावधान कहते हैं। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, ये कानून की उचित प्रक्रिया का जो कॉन्सेप्ट है, ये स्पष्ट रूप से नहीं है, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या है। अस्पष्ट लिखने की वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसमें ना तो एक सही होगा ना तो दो सही होगा, ध्यान रखना। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ में कानून के पीछे की जो मंशा है, इसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ऐसा किया जाता है, इसमें मंशा की बात की गई है, इसलिए मैंने इसे गलत काटा है, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में मंशा भी देखी जाती है कानून के पीछे की, इंटेंशन भी देखा जाता है लॉ के पीछे का, राइट। तो दोनों इसमें क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला सवाल है आपका, विद रेफरेंस टू द डिलिमिटेशन कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आदेशों में संशोधन लोकसभा या राज्य विधानसभाओं द्वारा किया जा सकता है, लेकिन केवल 2/3 बहुमत के माध्यम से। परिसीमन कमीशन क्या होता है जानते हैं? परिसीमन आयोग या परिसीमन कमीशन, देखो, भारत देश में लोकसभा की सीटों का निर्धारण कैसे किया जाता है? जनसंख्या के आधार पर। राज्य विधानसभा की सीट का निर्धारण कैसे किया जाता है? पॉपुलेशन बेसिस पर। तो पॉपुलेशन बेसिस पर सीट्स को डिसाइड किया जाता है, सीट्स को निर्धारित किया जाता है पॉपुलेशन बेसिस पर। निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण भी किया जाता है कि कौन सा एससी रिजर्व सीट होगी, कौन सी एसटी रिजर्व सीट होगी, क्योंकि आरक्षण भी है लोकसभा विधानसभा में एससी एसटी को। तो ये कौन करेगा? ये कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्धारण एज वेल एज सीट्स कितनी होगी, इसका निर्धारण कौन करेगा? इसको ऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइज अगर करना है तो कौन करेगा? तो रीऑर्गेनाइज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट लॉ बनाकर ये तय करेगी कि कौन करेगा। तो संसद इसके लिए कानून बनाती है, और कानून बनाकर संसद पावर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को परिसीमन कमीशन बनाने की। तो संसद के कानून के तहत सरकार को शक्ति मिलती है, सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है। परिसीमन कमीशन एक ऐसा कमीशन होता है जो सीटों को रीऑर्गेनाइज करने संबंधित रिपोर्ट तैयार करता है। लेकिन ध्यान रखना, एक ऑटोनोमस बॉडी होती है परिसीमन आयोग, उसकी रिपोर्ट को कहीं भी अमेंड नहीं किया जा सकता है, संसद वंसद कहीं नहीं किया जा सकता, सब गलत है ये। क्यों? क्योंकि भाई अगर संसद को अमेंड करने की पावर दे देगी तो सांसद ही तो वहां बैठे हैं, अपने पक्ष में चीजों को मोड़ लेंगे, सीट वैसे ही डिसाइड कर लेंगे जहां के वो हैं, जैसे उनको वोट बैंक जैसे उनका है, तो इसीलिए वो उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। न्यायालय में भी चुनौती उसे नहीं दी जा सकती, यानी उसका रिव्यू नहीं होता है, ठीक है। तो भाई ये तो सही है आपका, लेकिन अमेंड किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला आपका लिखिए, लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एस्टीमेट कमेटी। संसद की प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट इज लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट विद इन द मेंबर्स ऑफ द बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। यह संसद की सबसे बड़ी वित्तीय समिति है, ये संसद की सबसे बड़ी क्या है? लार्जेस्ट फाइनेंशियल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, संसद की सबसे बड़ी वित्तीय समिति है जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। अरे वाह, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है कि मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ दिस कमेटी, कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता, कोई भी मिनिस्टर इस समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता है। बात एस्टीमेट्स कमेटी की हो रही है, प्राक्कलन समिति की बात हो रही है, एस्टीमेट कमेटी, नाम से ही ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि भाई देखो, एस्टीमेट कमेटी या प्राक्कलन समिति या इसे आकलन समिति के रूप में भी देखते हैं, ये समिति ऐसी है जो बजट में सरकार जो एस्टीमेट लेकर आती है उसको एग्जामिन करने का काम करती है। इसे अस्थाई मितव्ययता समिति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सरकार को खर्चे कम करने का सुझाव देती है। बजट में जो एस्टीमेट है, बजट किसे कहते हैं? पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ खर्च होगा, उसका जो एस्टीमेट है उसी को बजट कहते हैं। तो उसी एस्टीमेट को ये एग्जामिन करने का काम करती है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में हुआ जॉन मथाई की रिकमेंडेशन पर, ठीक है। जॉन मथाई की सिफारिश पर, जॉन मथाई की रिकमेंडेशन पर प्राक्कलन समिति का गठन 1950 1950 में हुआ।
इसमें 30 मेंबर होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं और लोकसभा से ये चुन कर आते हैं। कैसे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के एसटीवीएस से, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बाय द मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा चुनाव होता है, क्योंकि सभी पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन हो सके। सारे मेंबर लोकसभा से होते हैं, इसमें राज्यसभा का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये एक स्टैंडिंग कमेटी है, अस्थाई समिति है, अस्थाई उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। इसका अस्थाई कार्यकाल होता है, यानी 1 साल का क्या होता है, इसका कार्यकाल होता है। ठीक है। इसमें मंत्री नहीं होते हैं, क्योंकि सरकार के खर्चों का क्या कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है, सरकार के एस्टिमेट्स को एग्जामिन कर रहा है। मंत्री होंगे तो फिर पक्षपाती हो जाएगी चीजें, सरकारी शामिल हो जाएगी तो चीजें पक्षपाती हो जाएंगी, है ना। तो इसमें मंत्री नहीं होते हैं। ठीक है, मंत्री इसमें नहीं होते हैं। यह एक वित्तीय समिति है, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कमेटी है और सबसे बड़ी वित्तीय समिति है। वित्तीय समितियों में 3 सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी, सीओपी कमेटी ऑन पब्लिक एंटरप्राइज और एस्टीमेट कमेटी यानी प्राक्कलन समिति। 3 इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें से एक है ये आपका प्राक्कलन समिति। इसमें मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, यानी इसमें मंत्री नहीं होते हैं। 30 होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं और ये चुनकर आते हैं। इसका जो चेयरमैन होता है वो स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, यानी स्पीकर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इन्हीं 30 में से कोई एक चेयरमैन होता है, 30 में से ही कोई एक चेयरमैन होता है और किसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो सवाल पर आइए, लिखा हुआ है कि संसद की सबसे बड़ी समिति है जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। गलत हो जाएगा भाई, सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। अगला लिखा हुआ है कि मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ दिस कमेटी। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता है। कोई भी मिनिस्टर, लिखा है कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता है। मिनिस्टर चुना ही नहीं जा सकता इस समिति का सदस्य। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओनली 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिखा था कौन सा सही है ये बात आपको बतानी थी। ठीक है, कौन सा राइट है यह बात आपको बतानी थी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल ध्यान से पढ़िए और बताइए। लिखा है कि ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर द ज्वाइंट सिटिंग। एक संविधान संशोधन विधेयक संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए और संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। संविधान संशोधन विधेयक संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा लिखा है राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए केवल एक बार वापस कर सकते हैं, यानी प्रेसिडेंट इस पे सस्पेंसिव वीटो ले सकता है। दूसरा लिखा हुआ है। सवाल आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड है, यानी संविधान संशोधन विधेयक से रिलेटेड है। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 368 यानी अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 के तहत हमारे भारत देश में 2 प्रकार का संशोधन होता है। ठीक है, एक तो होता है जिसमें सिर्फ संसद की अनुमति की जरूरत होती है ना। एक होता है जिसमें सिर्फ संसद की सहमति की जरूरत होती है, सिर्फ संसद की सहमति की जरूरत होती है, यानी सिर्फ पार्लियामेंट के कंसेंट की आवश्यकता होती है। एक तो ये होता है, ठीक है, संसद में विशेष बहुमत से पारित होना होता है, सिर्फ पार्लियामेंट में विशेष बहुमत से पारित होना होता है। और दूसरा होता है कि जिसमें संसद में तो विशेष बहुमत से पारित ही होना है, यानी पार्लियामेंट में तो विशेष बहुमत से पारित ही होना है, साथ साथ आधे राज्य, ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट में तो विशेष बहुमत से पारित ही होना है, साथ साथ आधे राज्यों में यानी हाफ स्टेट में भी स्पेशल मेजोरिटी से पारित होना होता है, यानी आधे राज्यों में भी विशेष बहुमत से पारित होना होता है, हाफ स्टेट में भी विशेष बहुमत से क्या होना होता है, पारित होना होता है। नहीं, हाफ स्टेट, माफ कीजिएगा थोड़ा सा गलत निकल गया, संसद में तो विशेष बहुमत से पारित ही होना है, साथ साथ आधे राज्यों में भी सामान्य बहुमत से पारित होना है। थोड़ा सा गलत निकल गया, सॉरी फॉर दैट, टंग स्लिप, हम भी मानव हैं। तो ऐसी बातें संविधान की जो संघीय चरित्र से संबंधित है, यानी संविधान की ऐसी बातें जो फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, संघीय चरित्र से संबंधित हैं, उसमें संशोधन के लिए ये चाहिए, और जो संघीय चरित्र के अलावा है उसमें ये चाहिए। ठीक है, कोई भी बिल संविधान संशोधन विधेयक आता है तो दोनों सदनों में पारित होना है, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह विशेष बहुमत से। इस पे ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती है,
इस पर ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती। संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान शक्तियां हैं। फिर से सुनिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान शक्तियां हैं। दोनों को सेम पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर। इस पे ज्वाइंट सिटिंग यानी संसद का संयुक्त अधिवेशन इसमें नहीं बुलाया जा सकता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एक ऐसा बिल है जिस पर राष्ट्रपति किसी वीटो का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए बाउंड होता है। इस पर किसी वीटो का इस्तेमाल प्रेसिडेंट नहीं कर सकता है, यानी राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है कि संविधान संशोधन विधेयक प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, सही लिखा है। संसद को पुनर्विचार के लिए केवल एक बार वापस कर सकते हैं, तो नहीं भाई, एक बार वापस नहीं कर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर कोई भी वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता। किसी भी वीटो का प्रयोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं किया जा सकता है, नो वीटो, है ना। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह स्पष्ट हो गया कि इस पर किसी भी वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, यानी इस पर कोई भी वीटो का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। ठीक है मेरे भाइयों, सेशन आपको कैसा लगा ये जरूर बताइए आप कि कैसा सेशन लगा। ठीक है, आप लोग जब लिखते हैं कुछ तो इससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, जब आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिखते हैं तो इससे मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी ऊर्जा मिलती है। ये मेरा टेलीग्राम है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कोई कोर्स में आपको एनरोल करना है, कोई दिक्कत आ रही है, जेन्युइन प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, जेन्युइन डिस्काउंट चाहिए आपको, तो मुझसे बातचीत कर सकते हैं। साथ ही साथ ये अपडेट्स के लिए ये चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप कंप्लीट प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन अगर आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ के करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए, कंप्लीट तैयारी के लिए यानी पूर्ण तैयारी अगर आप यूपी पीसीएस की करना चाहते हैं, तो यूपी पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, पूर्ण तैयारी के लिए हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चलता है। उस प्रोग्राम का नाम है आरंभ। मेरे भाई, आरंभ एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि सारगर्भित अप्रोच से तैयारी कराता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की। ठीक है, प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों की कंप्लीट प्रिपरेशन आप आरंभ में कर सकते हैं। इस समय आपका ऑनगोइंग बैच है आरंभ जून। हर आरंभ बैच में मैं पॉलिटी नहीं पढ़ाता, लेकिन जहां उपलब्ध होता हूं वहां पढ़ाता हूं। बस ये है कि जो भी पढ़ाते हैं अच्छा पढ़ाते हैं सब। तो आरंभ जून बैच, प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी, ये एक बाइलिंगुअल बैच होता है। बाइलिंगुअल बैच होता है यानी हिंदी माध्यम के जो एस्पिरेंट हैं वो भी और इंग्लिश मीडियम के जो हैं वो भी, दोनों के लिए, यानी ये एक इंग्लिश बैच होता है। ठीक है, और इसमें आरंभ में यदि आप इनरोल करना चाहते हैं तो आरंभ में दो तरह के आपको बैचेज मिलेंगे, एक गोल्ड मिलेगा और एक आपको मिलेगा प्लेटिनम। गोल्ड में आपको सिर्फ 1100 प्लस घंटे सिलेबस पढ़ने को मिलता है और 2 साल की आपको वैलिडिटी मिलती है, करंट अफेयर की मैगजीन मिलती है, मेंटोरशिप मिलती है। ठीक है, यानी सिर्फ सिलेबस पढ़ना है तो आप गोल्ड के साथ जाइए। प्लेटिनम में 1100 प्लस घंटे का प्री एंड मेंस का क्लास, पूरा फाउंडेशन, 4 साल की वैलिडिटी, करंट अफेयर की मैगजीन, मेंटोरशिप, ये तो मिलता ही है। पूरा सिलेबस लाइव पढ़ाया जाता है 1100 प्लस घंटे में, प्लस 5 एक्स्ट्रा कोर्सेज आपको मिलते हैं। एक फाउंडेशन का रिकॉर्डेड कोर्स, एक प्री का रिकॉर्डेड कोर्स, एक आपका मेंस का रिकॉर्डेड कोर्स, एक आपका NCERT का रिकॉर्डेड कोर्स और एक आपका MCQ का रिकॉर्डेड कोर्स मिलता है। और अगर आप प्री पास हो गए, प्री आप जैसे ही पास हो गए, आपका पैसा क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। अगर आप प्री पास करते हैं तो आपका पैसा वापस। ठीक है, तो ये है कंप्लीट प्रोग्राम, पूरी की पूरी कंप्लीट तैयारी। किताबें आपके घर जाती हैं प्लेटिनम में, पूरी की पूरी किताबें आपके घर जाती हैं। ज़्यादा जानकारी कैसे आप हासिल कर सकते हैं, तो ज़्यादा जानकारी के लिए सबसे पहले तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, 9289996923, 9289996923, इस पर कॉल करिए। मेरा नाम बताइए, विपुल त्रिपाठी। ठीक है, आपको पूरी जानकारी मिलेगी, पूरी की पूरी कंप्लीट सलाह मिलेगी कैसे तैयारी करें। ये कोड बताइएगा, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, इस समय बम्पर डिस्काउंट भी चल रहा है। ठीक है, सेल भी चल रही है समर की, ठीक है, गर्मी की छुट्टी की। तो आपको इस समय अगर आपको पूरा का पूरा डिस्काउंट का लाभ लेना है तो आप ये कोड का इस्तेमाल करते हुए डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं। तो एक तो तरीका आपके पास ये है आरंभ बैच के बारे में जानने का और एनरोल करने का, कॉल करके जान सकते हैं। दूसरा तरीका आप ये खुद से भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए गूगल पे जा रहा हूँ, वैसे आप भी क्या करिए, आप भी गूगल पे जाइए और यहाँ पर लिखिए क्या, स्टडी IQ।
आप चले जाइए www.studiiq.com पर। www.studiiq.com पर जब आप जाएंगे तो यहाँ आप जाइए स्टेट पीसीएस में, फिर जाइए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जब आप जाएंगे तो सारे कोर्सेज आपको ऑन दिखाई पड़ेंगे, यानी सारे के सारे कोर्सेज आपको दिखेंगे। आरंभ, अभ्युदय, आलेखन, जिस भी कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हैं उस कोर्स की डिटेल्स ओपन करिए। गोल्ड और प्लेटिनम के सारे फीचर जो मैंने आपको बताए हैं वो लिखे हुए हैं। मोबाइल नंबर इंटर करिए, ओटीपी इंटर करिए, कोड लगाइए VL लाइव और कोर्स में एनरोल करिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन आपको रिकॉर्डेड नज़र आ रहा है? हाँ, सच में रिकॉर्डेड है। 2-3 दिन तक ये क्लासेस क्या चलेंगे, रिकॉर्डेड चलेंगे, ठीक है। प्री रिकॉर्डेड है पहले से, क्योंकि मैं थोड़ा सा छुट्टियों पे हूँ, उसके बाद चीज़ें फिर से वैसे हो जाएंगी, या फिर कोई नई सीरीज शुरू होगी वो आपको सूचना मिल जाएगी। थैंक यू टू ऑल।